वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बुक एएलपी के लिए मैं आप लोगों के बीच में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का एमसीक्यू लेके आऊँ, जो कि फ्रेंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इससे पहले हमारे आप चैनल में देखे होंगे, तो मैं अल्टरनेटिंग करंट के पहले डीसी करंट को, मैग्नेटिक्स को, इलेक्ट्रिक करंट को, लॉजिक गेट को, सेल एंड बैटरी को सारे धीरे धीरे सारे चैप्टर का एमसीक्यू करवा रहा हूँ। आज हमारे चैप्टर में जो आ चुका है, चैप्टर नंबर 4 में आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टेज का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, अल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज का किसी भी पल का जो मान होता है उसे बोलते हैं तत्कालिक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्कालिक मान बोलते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी बात करते हैं शिखर मान। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, शिखर मान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। अब ये क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा या फिर वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान जो होते हैं उसे बोलते हैं शिखर मान बोलते हैं। क्लियर है? अब एक होता है वर्ग मध्य मूल मान, यानी कि आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है? वह मान होता है जो दिए गए समय में उतने ही ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जितने कि उसमें डीसी करंट उत्पन्न करती है। ये होता है आरएमएस मान। क्लियर है? अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है 1/√2 मैक्सिमम होता है। क्लियर? 1/√2 मैक्सिमम होता है। वही औसत मान की बात करना चाहते हैं तो औसत मान का जो वैल्यू होता है 0.637। याद रखिए 0.637 होता है। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वैद्युतिक मापन यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, फोकस कीजिए तो एसी के बारे में बोल रहा। तो ये जो वैल्यू दर्शाते हैं वो आरएमएस का वैल्यू को दर्शाते हैं, यानी आरएमएस का वैल्यू। अब देखिए आरएमएस का वैल्यू जब भी निकालने बोलते हैं, ये देखिए आई नॉट को आप लोग √2 से डिवाइड कीजिएगा तो आरएमएस का वैल्यू आप लोग को ध्यान में निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणनाओं आदि में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया था? तो किसी भी गणनाओं या फिर आदि अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग मान ज्ञात करते हैं उसे औसत मान को यूज करते हैं। किसका मान को यूज करते हैं फ्रेंड्स? औसत मान को, यानी एवरेज वैल्यू का। प्रत्यवर्ती राशि के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एक होता है फॉर्म फैक्टर। अगर आप लोग लिखते हैं फॉर्म फैक्टर, देखिए FORM, फॉर्म फैक्टर अगर आप लोग लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों के बीच में सिद्ध करता हूँ। देखिए फॉर्म को लिखते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये RM है। क्लियर है? तो उसी प्रकार याद रखिएगा, जब भी फॉर्म फैक्टर का अगर आप लोग फार्मूला लिखते हैं, ये क्वेश्चन मोस्टली चांसेस है पेपर में पूछता है। तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला तो देखिए RM है ना, तो आगे हम लिखते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, ये फार्मूला होता है। यानी आरएमएस वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो ये आप लोग का राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? अब इसका जो वैल्यू होता है अगर आप लोग निकालिएगा तो √2 केवल बच जाता है। क्या बचता है? ये √2 बच जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अगर दो प्रत्यवर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है? तो सिंपल वे में फ्रेंड इसे बोलते हैं क्वाड्रेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रत्यवर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यवर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे उसे क्या कहते हैं? देखिए जो बाद में पहुंचता उसे बोलते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं? लैगिंग राशि बोलते हैं। क्लियर है? तो इसे हम बोलते हैं लैगिंग राशि। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता क्या होता है? तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता जो होता है इन फेज में रहती है। क्या होती है? इन फेज में रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहले याद रखिए इंडक्टर, तो इंडक्टर्स का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा देखिए LT लिखिएगा तो इसके लिए लिखिए फॉर्मूला L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 LN तक लिख सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा को प्रतिवर्ती कहते हैं जब, तो धारा को प्रतिवर्ती तभी कहते हैं जब धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलती है। यानी कि धारा की दिशा और माप अगर समय के साथ बदलती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्रत्यवर्ती बोलते हैं। याद रखिएगा। और याद रखिए भारत में जो प्रत्यवर्ती जो धारा प्रवाहित होता है उसकी आवृत्ति जो आता है वो 50 हर्ट्स होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्स होती है। और रेशियो की बात करते हैं तो +-3% यहाँ पे लेते हैं। क्लियर है? और वोल्ट की बात करते हैं 220 वोल्ट होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
धारा को डीसी कहा जाता है। तो डीसी यानी कि होता है डायरेक्ट करंट। तो डीसी तभी कह सकते हैं जब इसमें ये कंडीशन होता है माप समय के साथ समान ही रहता है, यानी माप जो होता है वो समय के साथ अगर समान रहता है तो उसे बोलते हैं डीसी करंट। और डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह 0 हर्ट्स होता है। कितना फ्रेंड? 0 हर्ट्स होता है। क्लियर है? चलिए, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए समान आवृत्ति क्या होती है? तो अभी जस्ट मैं बताया था, हमारे देश में एसी करने के लिए उत्पन्न आवृत्ति जो था 50 हर्ट्स होता है। वही अमेरिका चीन की बात करते हैं तो वहाँ पर 60 हर्ट्स होता है। और प्लस माइनस फेज में बोलते हैं तो 3% हम लोग यूज करते हैं। मशीन की आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो मशीन की आवृत्ति जो निर्भर करती है ध्रुवों के जोड़ों पर, यानी कि ध्रुवों के जोड़ों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिए, वोल्टेज व धारा के बीच के कोण को हमेशा फेज अंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेज अंतर। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस होता है ये। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 क्या 14 क्या लिख रहा। यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को क्या कहते हैं? देखिए, जब भी कोण रहेगा तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आउट ऑफ फेज बोलते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन, आरएमएस मान बट्टा औसत मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, आई होप आप लोग बना दिए होंगे। तो मैं क्या बताया था, फॉर्म अगर लिखते हैं तो FORM लिखते हैं, FORM लिखते हैं। तो देखिए इसका एंडिंग पॉइंट्स क्या है? देखिए RM है ना, तो ये RM से यहाँ स्टार्ट हो गया, तो RMS बटा एवरेज जो मान होता है उसे बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम लोग आरएमएस से वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, यानी कि चरम गुणांक। यानी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए होता है √2। और इसका जो वैल्यू होता है √2 होता है, यानी पॉइंट्स में निकालेगा तो 1.41 समथिंग होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। यदि औसत मान ज्ञान हो तो आरएमएस का मान क्या होगा? तो ऑलरेडी अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था, जब भी औसत मान ज्ञात होगा तो आरएमएस मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए इसका वैल्यू होता है, देखिए आरएमएस औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान को निकालने के लिए क्या करते हैं? 1.1 से हम लोग क्या करते हैं? औसत मान को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान से ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑलरेडी इसका फ्रेंड जो राइट आंसर होगा 0.606 ई मैक्सिमम होगा, 0.606 ई मैक्सिमम होगा। क्लियर है? चलिए, ये औसत के लिए था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लिख रहा आरएमएस के लिए अगर बोलेगा तो आरएमएस के लिए अगर वैल्यू बोलता है तो आप लोग क्या कीजिए 0.707 ई मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, एक ट्रिक मेरे पास है। देखिए यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो देखिए एक होता है औसत मान के लिए, तो औसत मान एक अलग होता है और एक होता है आरएमएस मान अलग होता है। देखिए दोनों को मैं ट्रिक से बता देता ताकि आप लोग कभी भूले नहीं। देखिए अगर औसत मान बोलेगा तो 0.606 लिखेगा, 0.606 लिखेगा। क्लियर है? यानी कि 0.606 ई मैक्सिमम कर दीजिएगा। और आरएमएस के लिए अगर बोलेगा, आरएमएस अगर बोलेगा तो 0.7, देखिए 0.707 ई मैक्सिमम लिखेगा। अब देखिए डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखिए औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज ए, और आरएमएस आर। तो पहले कौन आता है? ए आता है पहले। तो ए पहले आता है तो हम लोग छोटा संख्या को पहले लिखेंगे, आर बाद में आता है तो 707 कर देंगे। क्लियर? तो ये ट्रिक आप लोग अपना सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी और इसमें सी आंसर होगा। चलिए देखिए, साइनोसाइडल करंट को आई 70 प्लस साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति क्या होगी? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, होपफुली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमेशा किसी भी चीज़ का रहेगा तो आवृत्ति जो होता है वो 50 हर्ट्स होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्स होती है। वैसे अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ से मैं 4 न्यूमेरिकल सिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले ये अगर आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है आई इक्वल टू लिख रहा है 70 प्लस साइन 314 टी। तो देखिए ये 70 जो है ना, ये आप लोग का आई नॉट का वैल्यू दिया। क्लियर है? तो अगर आप लोग को बोलेगा आई आरएमएस का वैल्यू निकालने बोलता है, आई आरएमएस का बोलता है, तो हम लोग सिंपल वे में क्या करते हैं? 70 को √2 से डिवाइड करते हैं। ये आप लोग का हो गया आई आरएमएस का वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए ये साइन 314 जो है ना, ये ओमेगा टी बराबर आता है, यानी ओमेगा टी बराबर आता है। क्लियर है? तो ओमेगा टी बराबर लिखेंगे हम लोग 314 टी लिख दिए। क्लियर है? अब टी टी कैंसिल हो गया, और ओमेगा को ऑलरेडी हम बोलते हैं 2 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 2f बराबर कितना आ गया? 314 आ गया। क्लियर है? तो हम लोग देखिए सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 2f बराबर क्या आ गया? 314 आ गया। और हम लोग को क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसी निकालना था। क्लियर? सॉरी 2πf होता, सॉरी सॉरी सॉरी। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो 2πf होता है, 2πf होता है ओमेगा का वैल्यू। तो 2πf का वैल्यू आ गया 314 आ गया। क्लियर है? अब देखिए 2 है, 2 रहने दिए,
पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू लोग क्या लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं। और आप लोग को एफ निकालना था, इक्वल टू 314 लिख दीजिए। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए तो ये जीरो जीरो कट गया, क्लियर। अब 314 तीन सौ चौदह कैंसिल हो गया। अब दो का पहाड़ा में 100 कितना टाइम्स कर रहा है, 50 टाइम्स कर रहा है। तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व किया तो 50, एफ का वैल्यू कितना 50 आ रहा, और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है। तो मैं इस टाइप से 50 हर्ट्स आप लोग को बताया था, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान जेड हो तो आर का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग बना भी लेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आर का जो वैल्यू होता है, देखिए आर का जो वैल्यू होता है जेड कॉस थीटा होगा। नहीं तो सिंपल वे में आप लोग को पता होगा कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या लिखे, आर बाय जेड लिख कीजिएगा ना। तो यहाँ से आप लोग आर का वैल्यू अगर निकालेगा तो सिंपल वे में जेड कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, या फिर जेड कॉस कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम और प्रतिबाधा 25 ओम है तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भी प्रेरकीय प्रतिघात के बारे में बोलता है तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए सिंपल में यहाँ पे आप लोगों को प्रेरकीय प्रतिघात बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 25 का स्क्वायर आगे कर देंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला बेस्ट बता रहा हूँ। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। और आप लोग को 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए अंडर रूट में, तो इससे अगर आप लोग सॉल्व किए तो 400 आएगा। अब 400 किसका रूट होता है, 20 का होता है। तो 20 ओम इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का समीकरण ई बराबर 10√24 साइन ओमेगा टी है, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसका अधिकतम मान निकालना है। तो जब भी अधिकतम मान बोलता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा, इसका होगा 10√4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण आई बराबर 35.36 साइन 628 टी है, तो प्रभावी मान क्या होगा, नहीं प्रभावी मान बोला। तो सिंपल में 25 एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक बार न्यूमेरिकली बेस्ड के रूप में बता दूंगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए, ज्वारीय सप्लाई जिसका चर मान 100 वोल्ट है तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जब भी इसका वैल्यू बोलेगा तो आरएमएस वैल्यू बोलता है। अभी मैं जस्ट बताया था, ये आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा, तो अभी आप लोगों को क्या पता, ये जो वैल्यू रहेगा इसे आप लोग अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो लिख रहा है, यदि ई बराबर 200 सैन 314 टी की प्रत्यवर्ती वोल्टेज और एवं एक लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अधिकतम धारा की मान निकालने बोला, तो मैक्सिमम अगर निकालने बोला है तो काफ़ी अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पे 20 का हाफ कर दिया, यानी 10 एम्पियर इज द राइट आंसर। दो प्रत्यवर्ती परिमाण को किस विधि से जोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, दो प्रत्यवर्ती परिमाण को सदिश विधि से जोड़े जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, निम्नलिखित चित्र दर्शाए हैं कौन सा वक्तत्व सही है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखिए, पहला जो शो करा किसको करा, अल्टरनेटिंग करंट को, सेकेंड भी अल्टरनेटिंग करंट को शो करा, थर्ड को भी करा, यानी सभी आरेख एसी को दर्शा रहे। चलिए ठीक है, कर सकते हैं ये। देखिए, एसी को किसके द्वारा आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट जो उत्पन्न करता है वो आप लोग जनित्र भी कहते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को उसी के द्वारा बढ़ाया घटाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर, क्या होगा, ट्रांसफार्मर की मदद से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, क्लियर है। और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है, शुद्ध अगर बात करते हैं तो इकाई लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो देखिए, इंडक्टिव की बात करना चाहते हैं, तो इंडक्टिव की बात करना चाहते हैं तो इसका होगा शून्य होगा, क्या होगा, ये शून्य होगा। इंडक्टिव की बात करना चाहते हैं तो शून्य होगा, क्लियर है। शुद्ध प्रतिरोधी का बोलेगा तो इकाई होता है। अब देखिए, तीन चीज आ गया, शुद्ध कैपेसिटिव बोल रहा है, तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो कैपेसिटिव की अगर बात करते हैं तो इसका भी क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, शून्य होगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए,
आप लोग पढ़े होंगे LCR, देखिए मैं लिख देता हूँ LCR पढ़े होंगे, LCR सर्किट। तो L4 क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, C4 होता है कैपेसिटेंस होता है, R4 होता है रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे देखिए L और C, L4 होता है, L4 होता है इंडक्टेंस होता है। देखिए L4 होता है इंडक्टेंस, तो देखिए मैं वहाँ पे क्लिक करवा देता हूँ। L4 इंडक्टेंस हो गया और C4 होता है कैपेसिटिव होगा। यानी जो दोनों लगातार जो आएगा तो इसका जो शक्ति गुणांक होगा वह जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। रेजिस्टेंस बाद में आता है तो इसका 1 कर लीजिएगा याद। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा और अभी आप लोग को पूरे का पूरे फ्रेशर पे के अनुसार पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 35 एल सॉरी RLC परिपथ जिसका शक्ति गुणांक एक्सएल शो करा ग्रेटर देन XC, तो क्या होगा? सबसे पहले इस चीज़ में याद रखिएगा। देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए XL यानी कि इंडक्टेंस का वैल्यू शो कर रहा, कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में देखिए एक्सएल का वैल्यू क्या शो कर रहा? बड़ा। तो एक्सएल का अगर वैल्यू बड़ा रहेगा यानी बड़ा होगा ना, तो हमेशा याद करें इसे बोलते हैं लैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगिंग बोलते हैं। और लैगिंग का हिंदी क्या होता है? पश्चगामी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? फिर से मैं बताता हूँ, अगर एक्सएल यानी कि इंडक्टेंस अगर आप लोग का बड़ा होगा कैपेसिटेंस से, तो इसे बोलते हैं लैगिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और वही अगर आप लोग का कैपेसिटेंस बड़ा होगा, अगर आप लोग का इंडक्टेंस से बड़ा होगा ना, तो इसे बोलते हैं लीडिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा होता है 90 डिग्री से पश्चिगामी होती है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज क्या होती है? तो इसमें भी बोलेगा तो 90 डिग्री क्या होता है? पश्चिगामी होती है। शक्ति गुणांक क्या होता है? अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था। तो शक्ति गुणांक को हम लोग बोलते हैं R/Z, यानी कि रेजिस्टेंस बाय इम्पिडेंस इज नो एज पावर फैक्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो R/Z होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बोला कौन सा कथन सही है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सिंपल वे में आप लोग देखिए KW बराबर क्या होता है? KVA cos फाई होता है। नहीं तो हम लोग एक चीज़ पढ़े, देखिए आप लोग को मैं बताया था cos फाई, तो cos फाई का जो फार्मूला होता है बेस, तो बेस क्या आता था? किलोवाट आता था। और हाइपोटेनस क्या आता था? KVA के रूप में आता था। तो इस प्रकार अगर आप लोग निकालेगा तो देख सकते हैं, यानी कि किलोवाट का वैल्यू निकालेगा तो सिंपल वे में KVA, देखिए KVA निकाल दीजिए इंटू cos फाई कर दीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है? तो डीसी परिपथ के लिए आप लोगों को बोला कौन सा कथन सही है? तो हमेशा याद रखिए डीसी परिपथ के लिए डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो VI होता है। क्या होता है फ्रेंड? VI, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होता है? तो आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होता है? घटता है। क्या होता है? ये घटेगा। आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात क्या होगा? तो ये जो प्रतिघात होगा ये क्या होगा? घटेगा। ये भी क्या होगा? ये घटेगा। तो फ्रेंड याद रखिएगा दोनों क्या होता है? ये घटता है। क्लियर है? और याद रखिएगा ना एक्सएल और एक्सी का कंसेप्ट याद करें, दोनों में क्या होता था? जीरो होता। तो इसी प्रकार ये क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करना चाहते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आदि हो तो परिपथ की धारा क्या होगी? तो सिंपल वे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दुगनी हो जाएगी। क्या होता है? ये दुगनी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ, रिलक्टेंस का वैसे वैल्यू निकालना था, मैं इससे भी स्किप करता हूँ। डायरेक्टली आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। परिपथ में थीटा गुणांक क्या होता है? तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, इसका जो फार्मूला होता है R/Z होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज़ को भी मैं अभी आप लोगों के सामने स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आप लोग को एक बार में बता दूंगा क्या होगा इसका, एक फार्मूला बेस्ड करके मैं बता दूंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होता है? देखिए तो रिएक्टिव पावर के जो यूनिट होता है उससे बोलते हैं VAR। क्या बोलते हैं? VAR बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक LCR परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है, तो इम्पिडेंस क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप लोग बना भी लिए होंगे, तो इम्पिडेंस जो होगा इसका 10 ओम होगा। क्या होगा? ये 10 ओम होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 ओम कैसे कर दें। आप लोग जेड का फार्मूला पढ़े हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए फार्मूला पढ़े होंगे R² करते हैं प्लस XL² माइनस XC², तो ये आप लोग फार्मूला से पुट करके कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध कितना? 6 ओम है। क्या है? ये 6 ओम है, तो मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस लेंगे, 16 में से 8 गया, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 है 36, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं इसे।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 0.5 हेनरी के इंडक्टेंस वाली कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग बनाइए तो 157 ओम होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। समांतर परिपथ की शाखाओं में I1 तथा I2 धाराएं हैं, तो कुल धारा क्या होगी। तो याद रखिएगा जब भी समांतर क्रम में बोलता है तो इसका दोनों का सदिश योग होगा, यानी I1 तथा I2 का सदिश योग होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा का कंडक्टेंस जी द्वारा निर्धारित किया था। तो जी जो होता है यानी कि कंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है, हमेशा याद रखिए। देखिए जी की बारे में बात करते हैं तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज कंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से इसका ऐसा यूनिट निकालेगा तो 1 बाय क्या लिखे ओम, और 1 बाय ओम को ओम इनवर्स बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं साइमन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए शाखा के सस्पेंटेंस किस द्वारा निर्धारित किया है। तो सस्पेंटेंस जो निर्धारित करते हैं वह 1/x से होता है। क्या होता है 1/x से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसमें आप लोगों को कुल धारा निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग सिंपल वे में आप लोग निकाल भी लिए होंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल वे में अगर आप लोग निकाले होंगे तो राइट आंसर आएगा आप लोग का 7 आएगा, 7 ओम। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। परिपथ का कुल एडमिटेंस की गणना सूत्र द्वारा की जा सकती है। तो इसे सॉल्व कीजिए तो जी² प्लस बी² होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। बी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी है तो कौन सा परिमाण समान हो गए। तो हमेशा याद रखिएगा इसका कंसेप्ट होता है जब भी फ्रेंड्स वोल्टेज समांतर से जुड़ी होती है तो प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज समान होती है। यानी कि देखिए समांतर क्रम की बात करते हैं तो उसमें वोल्टेज क्या होता है समान होता है, करंट अलग अलग होती है। क्लियर है। और इस सीरीज की बात करते हैं तो उसमें करंट समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। चलिए वैसे कंसेप्ट काफ़ी अच्छा था ये। दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग तथा विद्युतीय विस्थापन क्या होता है। तो हमेशा दो फेज की जब भी बात करते हैं तो उसमें हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है ये 90 डिग्री बनता है। और 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग तथा विद्युतीय विस्थापन क्या होता है 3 डिग्री बोलेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा 120 डिग्री होगा। क्या होगा ये 120 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग क्या होती है। तो ये इसकी जो रेटिंग होती है वो बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंगल फेज संचालन की तुलना में 3 फेज संचालन की दक्षता क्या होती है। तो हमेशा अधिक होगी सिंपल वे में, इसलिए उसका यूज करते हैं। तो सिंगल फेज संचालन की तुलना में 3 फेज संचालन की क्षमता क्या होती है अधिक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख रहा बहुफेजीय मोटरें कम होती है। तो बहुफेजीय मोटरें क्या होती है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड, पॉलीफेज के बारे में बात कर रहा। तो राइट आंसर क्या होगा अक्सली सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो 3 फेज सप्लाई का जो फेज जो होता है इसके लिए आप लोग फेज अनुक्रम इंडिकेटर का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर तुल्यांकन यानी सिंक्रोनिक्स क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो होता है एक प्रकार का सरल होता है। क्या होता है ये सरल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचालन की तुलना में 3 फेज संचालन में तांबा क्षति क्या होती है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होती है कम होती है। तो राइट आंसर क्या कीजिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज मोटर की तुलना में 1 फेज मोटर की शक्ति गुणांक क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 3 फेज की तुलना में 1 फेज मोटर शक्ति की तुलना जो होता है हमेशा कम होती है। क्या होती है कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज संचालन प्रणाली की तुलना में 3 फेज फेज संचालन प्रणाली क्या होती है। तो अभी जस्ट में बताया था ये अधिक निर्भर योग्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग को मैं बताया था फ्रेंड, बहुफेजीय प्रणाली में फेज जो अनुक्रम होता है वह RYB, यानी कि देखिए फेज आप लोग कभी कभी देखे भी होंगे कि पक्षी जो होता होगा देखते होंगे तार में लटक जाता है लेकिन उससे करंट नहीं मारता। कभी ऐसा सोचें। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग को सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट जो होता है फेज से वो करंट फॉलो करता है और वह एक ही फेज में रहता है। अगर वो बाहर अगर वो नीचे भी अगर टच करता है, देखिए सबसे पहले फेज 3 होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले कलर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का पहला हो गया। आप लोग बताइए कौन सा कलर है, बिल्कुल समझ में आ गया रेड है ये। इसके बाद जो होता है देखिए सेकंड होता है ये क्या है येलो हो गया। क्लियर है। थर्ड जो होता है इसी के सामने जो होता है नीला होता है यानी ब्लू होता है। क्लियर है। तो ये होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना तीनों फेज होता है। तो पहला को बोलते हैं रेड, फिर बोलते हैं येलो और फिर बोलते हैं ब्लू, ये होता है। और फ्रेंड्स याद रखिए पक्षी को इसलिए करंट नहीं मारता है क्योंकि वह केवल एक ही फेज को टच करते हैं, ना कि न्यूट्रल को। न्यूट्रल को नहीं टच करने की वजह से करंट नहीं मारते हैं। क्लियर है। अब देखिए
एक होता है ब्लैक कलर। तो आप लोग बताइए ब्लैक जो होता है किसको शो करता है? ये ब्लैक जो होता है किसको शो करता है? तो आप लोग को पता होगा ये न्यूट्रल को शो करता है। अब ये बताइए आप लोग क्या है? हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो ये देखिए मैं आप लोग के सामने बता देता हूँ सारे कलर के बारे में, ताकि आप लोग का पूरा का पूरे क्लियर हो सके। देखिए सबसे पहले फेज कलर तीन होते हैं। सबसे पहले एक रेड होता है, तो रेड के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे। ये है न्यूट्रल तार होता है, क्लियर है। येलो और ब्लू भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो ब्लैक होता है ना इसे बोलते हैं न्यूट्रल तार। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल होता है। और ये होता है अर्थिंग होता है, यानी ग्रीन होता है, क्लियर है। तो बोला ना बहुफेजी प्रणाली में फेज अनुक्रम किसका होता है? रेड वाई बी, आर वाई जी बी, आर वाई बी। इस टाइप से आप लोग 69 का ऑप्शन नंबर बी डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जो जोड़े जाते हैं, वाइंडिंग के एक सिरे एक जंक्शन पे जुड़े होते हैं, यानी वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पे जुड़ते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं इसे। देखिए अगला बोला डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जुड़े जाते हैं। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में हमेशा होता है एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग से पहले सिरा से जुड़ा जाता है, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में या फिर जो करंट जो फेस करता है फेज से, वह दो प्रकार जुड़ जाता है। एक होता है स्टार स्टार होता है, एक होता है डेल्टा डेल्टा, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। तो डेल्टा डेल्टा के लिए जो टर्मिनल होता है एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा जो होता है वह दूसरे वाइंडिंग के पहला सिरा से जुड़ा जाता है। यानी जस्ट लाइक अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इस श्रेणी क्रम के जैसा होता है, क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं स्टार जोड़ का, तो स्टार जोड़ का जो होता है अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था, तो स्टार जोड़ का होता है वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पे जुड़े होते हैं, क्लियर। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए स्टार जोड़ में क्या होते हैं, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो स्टार जोड़ में क्या होता है देखिए, इसके लिए मैं आप लोग एक ट्रिक नहीं है। देखिए सबसे पहले स्टार जोड़ में तो वोल्टेज के बारे में बात करा, तो याद रखिएगा। देखिए स्टार जोड़ में जो वोल्टेज वोल्टेज जो करंट होता है, देखिए वोल्टेज जो करंट होता है लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज का, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और फिर नेक्स्ट बोला स्टार जोड़ में क्या होता है। देखिए मैं स्टार जोड़ का एक ही बार में बताता हूँ। देखिए अगर सबसे पहले आप लोग स्टार लिखिए, इस टाइप से आप लोग बना लिए होंगे। देखिए थोड़ा बड़ा मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं स्टार बनाया हूँ, क्लियर है। अब देखिए स्टार अगर आप लोग बनाते हैं तो इसमें दो चीज़ होता है। देखिए सबसे पहले याद करता हूँ मैं किस टाइप से याद किया हूँ, शायद आप लोग भी याद कर लीजिएगा। देखिए देखिए एक होता है स्टार एक होता है डेल्टा। सबसे पहले मैं डेल्टा का याद किया हूँ, तो अगर डेल्टा के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, शायद आप लोग को भी ये ट्रिक काम आ जाए। तो देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है ये डेल्टा होता है, क्लियर है। तो डेल्टा के लिए मैं ट्रिक याद किया हूँ। देखिए इस टाइप से मैं याद किया, आई होप आप लोग भी पढ़े होंगे। सबसे पहले इसमें वोल्टेज जो होता है, देखिए VL और IL ये दोनों आप लोग का बराबर होता है। यानी कि वोल्टेज जो होता है लाइन में और फेज में दोनों में इक्वल होता है। यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे। अब देखिए बात करते हैं करंट का, तो देखिए मैं इस टाइप से याद किया हूँ करंट, यानी IL यानी आई लव यू बोलते हैं तो IL/√3 मैं इस टाइप से याद किया हूँ। देखिए इस टाइप से मैं याद किया हूँ बराबर। यहाँ पे क्या कीजिएगा IPH, यानी इस स्टेप से मैं याद किया हूँ, ठीक है। तो IL कैसे याद किया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस स्टेप से मेरा ये ट्रिक था, शायद आप लोग को याद किया। देखिए IL यानी आई लव यू बोलते हैं तो IL इक्वल टू क्या करेंगे √3। देखिए √3 कीजिएगा IPH, ये नहीं इस स्टेप से IPH के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये हो गया आप लोग का, ये डेल्टा के लिए हो गया, क्लियर है। अब जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, तो जस्ट अपोजिट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर स्टार के लिए कीजिएगा ना, तो आई के जहाँ पे क्या देखिए V है ना, तो वहाँ पे IL कीजिए, तो यानी IL बराबर क्या होगा IPH हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे उसी प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए हम आप लोगों को भी डेल्टा वाला बताए थे, तो डेल्टा वाला अगर आता है तो आप लोग डेल्टा में खुद से कर सकते हैं। तो देखिए डेल्टा में फिर से मैं बताता हूँ, देखिएगा अगर आप लोगों को समझ में होगा तो काफ़ी अच्छे से फिर से देखिए डेल्टा में बनाया हो, देखिएगा ध्यान से सीखिएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये मैं डेल्टा के लिए बताऊँ, फिर से देखिएगा फिर से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या बताया था, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं क्या बताया था VL, यानी VL और VPH ये दोनों क्या होता है सेम होते हैं, यहाँ तक तो मैं बता दिया था। और सेकेंड में बताया था इसमें आप लोग को क्या बताया था, देखिए आई लव यू में बताया था। देखिए IL कीजिएगा ना, तो IL में बताया था लिखने के लिए √3 टाइम से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए IPH कीजिएगा। तो अब यानी कि सिंपल वे में IL अगर आप लोग निकालते हैं तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए √3 PH पेज के लिख कीजिए। ये मैं ट्रिक याद किया हूँ। तो देखिए अब क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या लिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग जवाब भी देते हैं। देखिए डेल्टा जोड़ में क्या होता है, देखिए VL बराबर क्या होता है VPH। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो गया, यानी 74 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर देखिए फिर लिख रहा है डेल्टा जोड़ में क्या होता है, तो ऑलरेडी IL बराबर क्या कीजिए √3 PH, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी को क्लिक कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, क्लियर है। और उसमें करंट वाला होता था, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा हो गया। देखिए, थ्री फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा आधार निर्धारित की जा सकती है? तो हमेशा याद कीजिएगा 76 का, थ्री फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित किया। जब भी एक्टिव की बात करते हैं, देखिए अगर आप लोग एक्टिव की बात करते हैं तो √3 VL cos फाइव कीजिए। एक्टिव की बात करते हैं, देखिए एक्टिव की बात करते हैं तो cos फाइव कीजिएगा, क्लियर है। और रिएक्टिव की बात करते हैं, देखिए ABCD में सी के बाद आता है, क्लियर है। ए आता है, सॉरी सी जो आता है ए के दो बाद आता है, क्लियर है। उसी प्रकार रिएक्टिव की बात करते हैं तो आर के बाद क्या आता है, एस। तो यहाँ पे रिएक्टिव की बात करते हैं तो I√3 VL IL, यहाँ पे sin फाइव कीजिए, क्लियर है। तो ये दोनों ट्रिक होता है, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। ये सारी चीज़ मैं खुद से पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर से देखिए दोनों ट्रिक को बता देता हूँ। देखिए थ्री फेज में अगर फ्रेंड्स आप लोग अगर बोलता है, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बना रहे ना बना रहे। तो थ्री फेज में लोड के लिए अगर आप लोग एक्टिव की बात करना चाहते हैं, ACTI भी, तो एक्टिव के लिए बात करना चाहते हैं तो आगे सबसे पहले √3 देंगे, यहाँ पे VL ले देंगे, फिर IL ले देंगे, क्लियर है। अब देखिए एक होता है थ्री में होता है, एक रिएक्टिव के लिए होता है REACTI भी है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वे में याद रखिएगा, √3 करते हैं, VL करते हैं, IL करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है साइन कहाँ लिखे कॉस कहाँ लिखे, तो मेरा ट्रिक याद कर लीजिए, कभी ना भूलिए। देखिए सिंपल वे में, देखिए सिंपल वे में याद कर लीजिए। देखिए ए है, तो फ्रेंड ABCD में क्या आता है, ABC। तो हम लोग ABC बोलते हैं ना, ABC। तो ए के बाद क्या आता है, बी नहीं, हम लोग को सी कॉस साइन का यूज करना है तो कॉस इसमें आता है, तो हमने यहाँ पे कॉस फाइव का यूज करेंगे, क्लियर है। अब देखिए आर के बाद क्या आता है, एस। आर के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, एस आता है। देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, साइन फाइव कर देंगे। आई होप आप लोग कभी गलती नहीं कीजिएगा, क्लियर है। तो ये सारे कुछ कुछ ट्रिक याद कीजिएगा ना, तो आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन ना होगा, क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे √3 VL cos फाइव कर सकते हैं, क्लियर है। ये एक्टिव के लिए था इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार जोड़ में तीन समान लोड जुड़े हैं तो न्यूट्रल में धार क्या होगी? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी न्यूट्रल में बोलेगा तो समान लोड में है ना, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगी, क्या होगी, ये शून्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। 3 डेल्टा कनेक्शन लोड द्वारा दी गई लाइन धारा 10 एम्पियर है तो प्रत्येक फेज में धारा क्या होगी? सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाए होंगे तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था डेल्टा कनेक्शन की। देखिए मैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताया था, तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में आ गया। थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन लोड द्वारा दी गई लाइन धारा, तो लाइन धारा डेल्टा के लिए बात कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोग को बताया था लाइन के लिए लाइन धारा। देखिए तो मैं क्या बताया था, आई एल बेटा क्या होता है, √3 होता है, IL बराबर √3 होता है। बराबर में क्या बताया था यहाँ पे IPH लिखने के लिए, IPH यानी फेज के लिए बोल रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग को फेज धारा निकालने के बोल रहा, तो सिंपल में IL कितना लिखा, 10, तो 10 बटा क्या कीजिए, √3। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 78 का राइट आंसर आएगा, 10/√3 एम्पियर इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए, एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड थ्री फेज 4 वायर सप्लाई प्रणाली में जुड़ी है तो इस प्रणाली में क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाएगी, न्यूट्रल धारा कोई भी वायर नहीं ले जाएगी, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल क्या होगा? सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी आवर्त काल होता है, आवर्त काल का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, 1/फ्रीक्वेंसी कर दिया और देखिए 5 है, तो 5 के लिए अगर किलो में है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 50 यानी कि 5000 लिखिएगा, क्लियर है। और आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए तो मिली सेकेंड में बात कर रहा है, किस में बोल रही है, मिली सेकेंड में बोल रहा। तो सिंपल वे में मिली सेकेंड में लाइएगा, तो देखिए डेसी सेंटी मिली, तो फ्रेंड डेसी आगे आप लोग इससे अगर डिवाइड, देखिए डेसी सेंटी मिली, तो मिली में आप डेसी सेंटी मिली, तो फ्रेंड मिली में आप लोग लाने के लिए क्या है, 10⁻³ करते हैं, क्लियर करना। तो अगर आप लोग यहाँ से लाइएगा तो सिंपल वे में 0.2 मिली सेकेंड आ जाएगा, क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग बता किलो है, तो 1 किलो बराबर कितना होता है, 10 डेसी सेंट, सो डेका हेक्टो किलो, तो किलो में आता है 3 आता है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे मिली की बोल रहा, तो मिली के हम लोग क्या कहते हैं, डेसी सेंटी मिली, तो -3 आता है, क्लियर है। तो इसी प्रकार हम लोग ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं टावर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की इक्वल क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1 फ्रीक्वेंसी यानी कितना लिखा, तो 5 लिख रहा, तो 5 को 1 से डिवाइड किया तो 0.2 आएगा। हम लोग को मिली के लिए बोला तो मिली सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए अगला, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को तरंग की फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो देखिए सिंपल वे में याद रखिएगा, इसमें 0.1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.1 है तो यहाँ पे 0.1 है ना, तो यहाँ पे इसको इससे कर दें तो कितना आ गया, 10, तो 10 हर्ट्स आ गया, कितना आ गया, 10 हर्ट्स आ गया।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। तो इसमें तो कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे फ्रेंड्स, खुद पता नहीं चल रहा क्या लिख रहा है ये। चलिए, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होती है। तो वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में जो धारा होती है वो हमेशा लैगिंग होती है। क्या होता है फ्रेंड, लैगिंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक श्रेणी एल आर में यानी कि रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा इंडक्टेंस 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा क्या होगी। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, प्रतिबाधा अगर आप लोग को निकालने बोलता है तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि देखिए, आर स्क्वायर कर देंगे प्लस इंडक्टेंस यानी कि एल का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, ये होता है फॉर्मूला। तो आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, तो ऑलरेडी 169 आएगा जो कि 13 ओम के बराबर होता है। राइट आंसर 13 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। चलिए, प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों के बीच बताया था फ्रेंड्स। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जेड बराबर होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैपेसिटिव की बात कर रहा, तो हमेशा याद कर लीजिएगा ये फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटी यानी कि एक्स सी, तो एक्स सी का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो 1/2 पाई FC का यूज किए होंगे। क्लियर है। तो देखिए ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, 16 पिको फैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, तो उसकी कुल धारिता क्या होगी। तो आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए 16 पिको फैराड है, तो इसको देखिए श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो जब भी याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़े हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1/16। देखिए सिंपल वे में क्या कीजिए, 1/16 प्लस 1/16 कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/16 आएगा। तो अब इसका अपोजिट कर देंगे तो 8 पिको फैराड, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और याद रखिएगा कैपेसिटर को जब भी सीरीज में जोड़ते हैं तो जितना पिको यानी जितना आप लोग का फैराड दिया रहता है उसको टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं। तो ये आप लोग का आर्ट एक ट्रिक्स था। कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो वो धारा वोल्टेज से आगे चलती है। क्या होती है, धारा वोल्टेज से आगे चलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटी, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक के लिए संबंध क्या सही है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होता है, यानी कि रियल पावर बटा वर्चुअल पावर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए 90, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है जबकि पी ए बराबर आभासी शक्ति, पी टी बराबर वास्तविक शक्ति, पी आर बराबर प्रतिघाती शक्ति है। तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए जो फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। पी ए बराबर होगा P1 का स्क्वायर प्लस PRR का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा ही प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, आवृत्ति का ऐसा जो मात्रा होता है हर्ट्स होता है। क्या होता है, हर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा, एसी की धारा समयावधि 0.02 सेकेंड है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। सबसे पहले याद रखिएगा एफ की फार्मूला क्या होता है, 1/t होता है। टी का जो वैल्यू लिख रहा है 0.02 लिख रहा है। हम लोग इसे ये यानी कि हम लोग डिवाइड करते हैं तो सिंपल में 2 का पारा में कितना आएगा 50 टाइम्स आएगा, यानी 50 हर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, बी। एक विद्युत प्रेस में 230 वोल्ट 500 वाट लिखा है, तो 230 वोल्ट किसको प्रदर्शित कर रहा। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो 230 वो जो वोल्ट शो करता है वो RMS वैल्यू को शो करता है। किसको शो करता है, हुआ RMS वैल्यू को वो शो करता है। तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वेट करूंगा। क्लियर है, क्योंकि मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, आप लोग बताइएगा, मैं वेट करूंगा। चलिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हमेशा याद रखिएगा शुद्ध प्रतिरोधी का मान जो होता है, पावर फैक्टर का मान जो होता है 1 होता है। क्या होता है, ये 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, यानी कि जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बराबर हो, तो फ्रेंड इसके जब भी बराबर होता है तो क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखिए जेड बराबर क्या होगा, आर होगा। जेड बराबर क्या होगा, ये आर होगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का वैल्यू बराबर होता है। इसके लिए फार्मूला का निकालिए था ना, तो 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ये भी फार्मूला होता है। क्लियर है। चलिए देखिए, कैपेसिटिव प्रतिघात यानी एक्सी आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगी। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे कंसेप्ट होगा तो आप लोग का, तो ये बढ़ने पर क्या होगा, आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा, ये घटेगा। क्या होगा, ये घटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, 1/2 FC होता है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है, FC होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, सिंपल वे में था ये। चलिए, एक स्टार संयोजित भार का फेज 10 एम्पियर है, तो लाइन धारा का मान क्या होगा। तो लाइन धारा का मान क्या होगा, देखिए सिंपल वे में याद रखिए, स्टार में। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया था, स्टार में याद रखिएगा, देखिए स्टार में याद रखिएगा लाइन धारा और फेज धारा दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए 100 एम्पियर ये है, तो ये भी क्या होगा, 100 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, तो इसका चरम मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोग बना भी लिए होंगे। तो इसका चरम मान क्या होगा, तो सिंपल में आप लोग को क्या करना, देखिए इसे आप लोग क्या कीजिए, 10 को, ये 10 है ना, तो इसे आप लोग क्या कीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41 होता है। तो इसे अगर मल्टीप्लाई किए तो 14.14 वोल्ट तक आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर के समतुल्य होता है। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, साइन फैक्टर का जब भी बोलेगा तो IRMS बटा आई एवरेज होता है, यानी IRMS बटा आई एवरेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या लिख रहा है। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, तो एक आदर्श धारा स्रोत में क्या होना चाहिए, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे प्रेरक प्रतिघात की बात कर रहे हैं, तो देखिए प्रेरक प्रतिघात को बोलते हैं XL। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2FL होता है। तो देखिए ये इंक्रीज करेगा तो यानी बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए एक आदर्श धारा स्रोत, ये एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य। तो शून्य क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आंतरिक चालकता क्या होती है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकला स्टार संयोजन में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, त्रिकला स्टार संयोजन में वोल्टता जो होता है वह संयोजित है √3 कला वोल्टता का, √3 कला वोल्टता का, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस चीज़ को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। इम्पीडेंस ट्रैगल्स बनता है द्वारा, किसके द्वारा बनता है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पढ़े होंगे इम्पेडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। लाइन वोल्टेज के बराबर फील्ड वोल्टेज में होता है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आप लोग बता, देखिए लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज, यानी कि देखिए लाइन वोल्टेज के बराबर, यानी कि देखिए VL बराबर VPH, ये किस में होता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को ट्रिक बताया था, लाइन वोल्टेज के बराबर VP जो होता है, देखिए मैं इसका चित्र बना दूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ये क्या है। फिर से मैं लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे। देखिए आप लोग बताइए किसका चित्र है, डेल्टा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी डेल्टा के लिए आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आदर्श वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श वोल्टेज का आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य होता है, यानी कि शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो राइट आंसर अगर निकालना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए देखिए, रेजोनेंस घटित होने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रेजोनेंस एक ऐसी घटना है जिसमें इंडक्टेंस और रिएक्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। तो एल और सी, यानी कि एल और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी को क्लिक करिए। क्लियर है। देखिए रेजोनेंस का कंडीशन होता है एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है, ये कंडीशन होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया था, धारा और वोल्टेज तक क्या होगा। तो सिंपल वे में क्या होता है, ये लीड करेगी। क्या होगा फ्रेंड, ये लीड करेगी। जब वैद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित किया जाता है तो संचरण की क्षमता कब बढ़ जाती है। तो सिंपल वे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा संधारित्र, यानी कि कैपेसिटर का होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, कैपेसिटर का होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। डीसी सर्किट का सभी रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए लागू होता है जब एसी सर्किट धारण किया जाता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को अगर पता होगा तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध केवल। क्या होगा, प्रतिरोध केवल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, अगर दो चालक एक ही दिशा में धारा को ले जा रहे हैं तो चालक एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी राइट आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। यानी चालक एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है ये, तो हमेशा याद करिएगा आरसी यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो शक्ति गुणांक होता है वो अग्र होता है, यानी लीडिंग करता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए काफ़ी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, फिर भी मैं और आप लोग को बता देता हूँ। देखिए त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो त्रिकला की बात करते हैं तो देखिए त्रिकला में 120 डिग्री इलेक्ट होता है, यानी 120 डिग्री, और दो कला में 90 डिग्री होती है। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो एसी परिपथ में शक्ति जो व्यय होती है फ्रेंड्स, प्रतिरोध में, किस में होती है, प्रतिरोध में। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 220 वोल्ट एसी का शिखर वोल्टेज क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 220 वोल्ट का एसी शिखर का वोल्टेज क्या होगी। तो 1/4 सी भी स्क्वायर होगा, 1/4 सी भी स्क्वायर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जुड़े जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दो प्रत्यावर्ती परिमाण को हमेशा सदिश विधि से जुड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए एलसीआर परिपथ में देखिए यहाँ पे लिख रहा ना एक्स एल है और ये एक्स सी है, तो इसमें आप लोगों को सी वाला को ग्रेटर बोला, तो धारा वोल्टेज क्या होगा। तो हमेशा अगर सी बड़ा होगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सी बड़ा होगा ना, तो हमेशा ये क्या करे, लीडिंग करता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पावर √3 VI cos φ, यह सूत्र तीन फेज परिपथ में लागू होता है जब। तो तभी होगा, देखिए अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था ये कब होगा। तो दोनों कनेक्शन में होता है, यानी कि डेल्टा और स्टार दोनों कनेक्शन में होता है। नहीं, राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए एल आर परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है, तो इम्पिडेंस क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका इम्पिडेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों का स्क्वायर को ऐड कर दिया, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो 64 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 100 का वैल्यू निकालिए 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो ऑलरेडी आप लोगों में पता था, एसी परिपथ में धारा की दिशा जो होती है पल पल समय में बदलती रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, इंडक्टेंस की जो इकाई होती है आप लोग को मैं बताया था हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी होती है। चाहे बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, दोनों का जो इकाई होता है वो हेनरी होता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं वेबर का, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए वेबर किसकी इकाई होती है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी किसकी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारित्र ऊर्जा को संचित करती है। तो संधारित्र यानी एक कैपेसिटेंस जो होते हैं किसको ऊर्जा, किस ऊर्जा को शो करती है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था, ये विद्युत क्षेत्र को करती है। क्या करती है, विद्युत क्षेत्र को। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, हाफ सी भी स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, विशुद्ध पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है, यानी शून्य को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तीन फेज इन्वर्टर का प्रचलन विधि क्या होती है। तो अभी जस्ट में बताया था क्या होता है, 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद बताइएगा। धारा का औसत मान आरएमएस मान से सदैव क्या होती है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, धारा का औसत मान जो होता है आरएमएस के मान से हमेशा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए किसी ढोलित परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 132 नंबर क्वेश्चन काफ़ी फेमस होता है। तो हाफ पाई, देखिए 1/2 पाई √LC होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एसी के लिए कैपेसिटेंस द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। एक कैपेसिटेंस में पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो अभी जस्ट मैं बताया था, तो एक कैपेसिटेंस में पावर फैक्टर का मान जो होता है शून्य लीडिंग होता है। क्या होता है ये, शून्य लीडिंग होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले अगर आप लोग लिखते हैं पीवीसी, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन है तो उस द्रव्य को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग सिलिकॉन का लिख सकते हैं, जर्मेनियम का लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे जो होता है आप लोग का सेमीकंडक्टर होते हैं। क्लियर है? और इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि फॉरबिडन गैप जो होता है वह लेस देन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है? और कंडक्टर में जो फॉरबिडन गैप होता है वह 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। 137 क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच का संबंध क्या होती है? तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, इसमें आप लोगों को तारा बोला, तारा बोले तो स्टार के लिए बोला। तो जस्ट मैं आप लोगों को बताया था। देखिए, वी एल बराबर क्या लिखिएगा, √3 बाय वी पी एच कीजिएगा, यानी राइट आंसर जो कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या कहते हैं? अभी जस्ट मैं आप लोग को बताता हूँ। रिएक्टेंस की यूनिट देखिए, यहाँ पे फिर से मैं बता, देखिए सबसे पहले याद कि एल सी आर। एल फोर होता है इंडक्टेंस, सी फोर होता है कैपेसिटेंस, आर फोर होता है रिएक्टेंस होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का ओम होता है, और इंडक्टेंस का होता है ओम होता है। क्लियर है? और कैपेसिटेंस का होता है फैराड होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या कीजिए, ओम कर सकते हैं। क्लियर है? और कैपेसिटर का होता है फैराड होता है। हेनरी किसका होता है? इंडक्टेंस का होता है। और ये रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, और हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी का। तो चारों चीज़ को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैगुलर वेव का पीक फैक्टर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ट्रैगुलर वेव का पीक जो फैक्टर होता है √3 होता है, यानी 1.73 लिख सकते हैं। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 142 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 90 डिग्री लैग में होगा, 90 डिग्री लैग में होगा। क्लियर है? किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ यानी एसी सर्किट के लिए वाट मापी द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, वाट मापी द्वारा मापी जाने वाली पावर जो होता है वो एक्टिव पावर होती है। क्या होती है? एक्टिव पावर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। यदि स्टार संयुक्त थ्री फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर है तो लाइन करंट क्या होगा? सिंपल बात है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो 100 एम्पियर, तो ये भी क्या होगा? 100 एम्पियर होगा। किसी प्रेरित किसी इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, आई होप आप लोग बनाए होंगे। तो करंट जो होता है वोल्टेज से पीछे होती है, करंट जो होता है वोल्टेज से क्या होती है? पीछे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है रेजोनेंस का। तो अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात मान निम्नलिखित में किसके समान होता है? तो हमेशा मैं आप लोगों को बताया था एक्सएल बराबर क्या करना होता है आप लोगों को? एक्सी का। तो देखिए इसमें प्रतिघात का जो होगा कैपेसिटेंस के लिए इक्वल होगा। तो 146 का राइट आंसर लिख सकते हैं। संधारित्र का प्रतिघात यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा द्वारा व्यक्त करता है? तो सिंपल वे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग लिख दिए होंगे। तो राइट आंसर क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू, हम लोग अभी जस्ट में बताया था 2πf करते हैं, 2πf। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। एक स्टार कनेक्शन थ्री फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज एक 415 वोल्ट है, तो इसका फेज वोल्टेज कितना होगा? तो देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग को न्यूमेरिकली का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में याद रखिए, देखिए तीन फेज वोल्टेज का लाइन वोल्टेज। तो देखिए लाइन वोल्टेज यानी कि लाइन वोल्टेज यानी कि लाइन वोल्ट सॉरी लाइन वोल्टेज बोला तो वी एल की लाइन वोल्टेज जो बोल रहा, और लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है। कितना अपना? 415 वोल्ट है। तो इसका फेज वोल्टेज क्या होगा? फेज वोल्टेज यानी कि वी पी एच। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, ये जो 415 है ना, इसका √3 टाइम्स होता है। क्या होता है? ये √3 टाइम्स होता है। और आप लोग खुद से सॉल्व करें, √3/√3 कीजिएगा। तो 415 को √3 से गुना कीजिएगा। अब √3 केवल 3। अगर आप लोग इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो सिंपल में 148 का राइट आंसर लाएगा। तो 230 वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा? 230 वोल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है ये। किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरित प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो कथन क्या सत्य होगा? सिंपल वे में इसका जो होगा विद्युत प्रवाहक वोल्टेज से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। एक एसी के मध्य मान तथा एसी के शिखर मान में क्या संबंध होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग अगर हमारा देख रहे हो क्लास तो काफ़ी अच्छे से मैं बताया था। आई बराबर होता है 2I0/π होता है, 2I0/π, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है तो उसी धारा का अधिकतम तत्कालिक मान क्या होगा? तो फ्रेंड ये होगा 4 गुना √2 एम्पियर होगा, 4 गुना √2 एम्पियर होगा। एक चौक कुंडली का
व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो चोक का जब भी होता है तो केवल एसी परिपथ में करते हैं, यानी केवल एसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय होती है। तो फ्रेंड एसी परिपथ में औसत शक्ति जो व्यय होती है वह प्रतिरोध में होती है। किसमें होते हैं? प्रतिरोध में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है, देखिए एसी परिपथ की औसत शक्ति की बात करते हैं तो देखिए ई भी कर दीजिए, फिर आई वोल्टेज कर दीजिए, यहाँ पे कॉस फाई कीजिएगा, हमेशा याद रखिए कॉस का लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुद्ध एसी में आरएमएस मान तथा शिखर मान का अनुमात क्या होता है? तो देखिए आरएमएस की बात करें ना, तो आरएमएस में होता है 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। बस कुछ क्वेश्चन और बचा है। एसी का देखिए, एसी का समीकरण आई बराबर 50 sin 100t है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगी? देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। देखिए सबसे पहले है आवृत्ति बोला, तो साइन देखिए यहाँ पे जो टी के साथ लेते हैं, यहाँ पे आवृत्ति लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला था 2πf लेते हैं। तो 2πf का वैल्यू दिया 100 दिया, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग को जानना चाहिए, देखिए 2 2 रहने देंगे, पाई है पाई, हम लोग को सिंपल वे में एफ का वैल्यू निकालना। तो हम लोग एक काम करते, देखिए सिंपल वे में फ्रेंड्स हम लोग एफ का वैल्यू निकालना है, 100 था नहीं है, तो एफ का अगर निकालते हैं तो 100 कीजिएगा, यहाँ पे 2π, तो 2π से अगर आप लोग डिवाइड कीजिए तो सिंपल में क्या आएगा 50π, यानी 50/π हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। तो 156 का राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए 157 देखते हैं क्या लिख रहा। जिया वक्की सप्लाई जिसका चरम मान 100 वोल्ट है, आरएमएस मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर इसका आरएमएस मान निकालते हैं तो मैं क्या बताया था, देखिए जो आरएमएस मान निकालना चाहते हैं ना, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है उससे √2 से गुना डिवाइड कर दिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक शुद्ध प्रेरक का औसत शक्ति व्यय क्या होता है? तो अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड्स, इसका होता है शून्य, होता है क्या होता है? शून्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसमें बताए चित्र के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है। वोल्टेज 100 सॉरी, इसमें बोलता आवर्तकाल निकालना है, तो मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 161 का, शक्ति गुणांक कॉस फाई क्या होता है? तो कॉस फाई का वैल्यू होता है G/Y होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए एक ज्यावक्रीय तरंग का शिखर से शिखर तक का मान 400 वोल्ट है, तो धारा का वर्ग मध्य मान क्या होगा? तो अगर इसमें सॉल्व करते हैं तो 200/√2 होगा, क्या होगा? 200/√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस आवृत्ति का आवृत्ति काल सबसे कम होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो काफ़ी अच्छा से आप लोग देखिएगा, 200 मेगाहर्ट्ज का होगा, 200 मेगाहर्ट्ज का आवृत्ति काल सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ में सदा होता है, तो हमेशा याद रखिए एसी परिपथ में हमेशा होता है, एपरेंट्स वैल्यू जो होता है एक्चुअल वैल्यू से हमेशा अधिक होता है। लास्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होता है, यानी किस परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होता है? तो याद रखिए फ्रेंड, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का क्या होता है? शून्य होता है। मैं इसके लिए ट्रिक बताया था, LCR याद कर लिए, LCR। देखिए एल और सी ये दोनों शुरू में आता है, इसलिए 0 कर देंगे, आर के लिए 1 होता है। ये लास्ट ट्रिक और अच्छा लगा होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोग के लिए टोटल 165 क्वेश्चन, जो कि अल्टरनेटिव करंट था। इससे क्वेश्चन हमेशा आप लोगों का पेपर में पूछा जाएगा, आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो आप लोगों में काफ़ी अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच।